हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के टॉप MCQS VBI MCQS, और ये आपका है बिहार बोर्ड का। तो याद रख लीजिएगा, ये क्या मैं कराने वाला हूँ, क्लास 10th का चैप्टर 1। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में मृत्यु हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप याद रखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है आपके? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और मैं उसका जिक्र कर रहा था और क्वेश्चन आ ही गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल, या ऑप्शन नंबर सी रामकिशुन सकपाल। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल है। याद कर लीजिएगा, रामजी सकपाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? क्वेश्चन है, और देख सकते हैं क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन है श्रम विभाजन को, ऑप्शन नंबर बी धन विभाजन को, या ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन को। तो आपको याद रखना है जो आधुनिक सभ्य समाज है वह कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आपको हो जाएगा श्रम विभाजन। यदि श्रम को हम भाग में डिवाइड कर दें, ये श्रम ये करेगा, ये श्रम ये करेगा, तो हमारा जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशल भी हो जाएगा और विकसित भी होगा। तो इसीलिए आपको याद रख लेना है ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। क्वेश्चन है यहाँ पर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष कारण, ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख कारण, या ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों। तो यहाँ पर याद कर लेना है आपको कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, या पुस्तक है? याद कर लीजिएगा, मूक नायक है, मूक नायक आपका पत्रिका है। मूक नायक पत्रिका है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संपादित किया था। तो याद कर लीजिएगा, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी मूक नायक पत्रिका है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई?
मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है 1957 मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1958 वाराणसी में। तो याद रख लीजिएगा इसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 1956 दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 14 अप्रैल 1888, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1989, या ऑप्शन नंबर सी है 14 अप्रैल 1890, या ऑप्शन नंबर डी है 14 अप्रैल 1891। तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जन्म हुआ था वो आपको हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था ये भी याद कर लीजिए। तो ये हुआ था आपको महू मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में, और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो आपको याद कर लेना है कि 14 अप्रैल 1891 में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी है तूल और तंडुल के मिश्रण की तरह। याद कर लीजिएगा, अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारा जो होना चाहिए वो आपको दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार दूध और पानी को आपस में यदि मिश्रित कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो पता नहीं चल पाता कि पानी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। उसी तरह भाईचारा वैसा होना चाहिए जिसमें हमको किसी भी जाति पाति से मतलब न रह जाए, कौन इसमें हिंदू है कौन मुस्लिम है तो पहचान न कर पाया जाए। उसी तरह जिस प्रकार दूध और पानी में दूध और पानी की पहचान नहीं की जा सकती, उसी तरह भाईचारा जब हो तो उसमें ये ना यहाँ पे तय किया जा सके उसमें हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है या कोई भी जाति कौन है। इसीलिए याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किनकी? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर था, उसी को इस बार उल्टा किया गया है। क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन या अणु बम। याद कर लीजिएगा, श्रम विभाजन की जो यहाँ पर सभ्य समाज की आवश्यकता है वो क्या होगा? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता किसको है? तो यहाँ पे श्रम विभाजन। यदि श्रम विभाजन हो तो सभ्य समाज बनेगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, श्रम विभाजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए?
ऑप्शन नंबर ए है इटली में, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका में, या ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क में। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए थे। और न्यूयॉर्क किसकी सहायता से गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे आपके बड़ौदा नरेश की सहायता से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा भी चुका है कि किसकी सहायता से वे मतलब कि न्यूयॉर्क जा पाए। तो याद रखना है आपको बड़ौदा नरेश। और यदि ऐसे पूछा जाएगा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तब याद रख लीजिएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। क्वेश्चन है कि अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो याद कर लीजिएगा कि अम्बेडकर के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? क्वेश्चन कहता क्या है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन है 1942 में, ऑप्शन नंबर बी है 1940 में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 में, या ऑप्शन नंबर डी है 1938 में। तो यहाँ से हमको दो जानकारियाँ अभी तक मिल चुकी हैं कि एक होता जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल जो भाषण है, तो भाषण किसने दिया था? तो हमारे किसने दिया था? तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था, भीमराव अम्बेडकर। और कब दिया था? तो आपको याद कर लेना है 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन है कहानी, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी निबंध, या ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। तो आपको याद कर लेना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो आपका क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना इनमें से कौन है? थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ऑप्शन नंबर ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन नंबर सी है हु आर शुद्राज, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं जो यहाँ पर तीनों लिखी हुई हैं वो तीनों की तीनों किसकी हैं? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी इनमें से सभी रचनाएं किसकी हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हैं। और अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये जस्ट क्वेश्चन ऊपर भी था, इस बार इसको रिवर्स किया गया है। उसमें था कि आधुनिक कार्य कुशलता के लिए समाज किसको आवश्यक मानता है, तो उसमें आपका हो गया था श्रम विभाजन। लेकिन इसमें क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है क्या? तो कार्य कुशलता के लिए। तो यहाँ पर टिक करना है कार्य कुशलता के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? क्वेश्चन कहना चाहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ
आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, यानी किस भाषण से उसको काट कर लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है एनालिकेशन ऑफ कास्ट, या ऑप्शन नंबर डी है हु इज शूद्रास। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो यहाँ पर एनालिकेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण से लिया गया है। तो आपको याद कर लेना है कि कौन सा भाषण से संपादित किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालिकेशन ऑफ कास्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लीजिए इसको। मैं इस क्वेश्चन को हमेशा जब भी कराता हूँ तो VVI इसको मानता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनालिकेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। क्वेश्चन कहना चाहता है अंबेडकर का जो भाषण है एनालिकेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया, क्योंकि ये जो पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक में हिंदी में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अंबेडकर जी उसको इंग्लिश में लिखे थे, तो हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर सी मोहन वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एनालिकेशन ऑफ कास्ट है उसको हिंदी में रूपांतरित करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो आपके ललई सिंह यादव जी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी है दलित, ऑप्शन नंबर डी है कायस्थ। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंबेडकर जी जो थे, अंबेडकर का जन्म आपको दलित परिवार में हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसीलिए हमेशा ये भाषण में दलितों का जिक्र करते थे, और जितने भी इन्होंने पुस्तक लिखा है उसमें आप ध्यान दें तो यही लिखा है हु आर शूद्राज, या कास्ट एंड मैकेनिज्म एनालिकेशन ऑफ कास्ट, यानी इसलिए क्योंकि ये दलित थे और उनको बचपन में इनके साथ इतना भेदभाव हुआ था, या अब नहीं चाहते थे कि किसी अन्य दलित के साथ भी हो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसका पार्ट इसका देखिएगा इनकी रचनाएं, तो ये रचनाएं में हमेशा कास्ट रहता था। तो अब याद करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। जहाँ आपको पुस्तक में दिखे कास्ट मार दीजिएगा हड़क से, यहाँ पे अंबेडकर याद रख लीजिएगा। अंबेडकर का जन्म आपको किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, यानी लेखक को इस युग में, इस विकसित युग में, इस शिक्षित युग में भी कहाँ पर उनको विडंबना दिखाई दिया, आलोचना, यानी जहाँ पर वह आलोचना कर सकें। तो यहाँ पर लेखक को किस युग में भी कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो आपको यहाँ पर याद रखना है जातिवाद में। यहाँ पे क्या हो जाएगा जातिवाद में। कहाँ दिखाई दिया, तो यहाँ पे जातिवाद, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार भेदभाव किया जाता है जातिवाद के बारे में। वो मुस्लिम है, हिंदू है, दलित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसकी विडंबना दिखाई दिया है, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका एक करेक्ट हो जाएगा जातिवाद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है रानीबाई, बी कुंतीबाई, ऑप्शन नंबर सी शीलाबाई, या ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। तो आपको याद कर लेना है जो भीमराव अंबेडकर थी, भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। याद कर लीजिएगा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता कौन थी? तो उनका नाम था भीमाबाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, या ऑप्शन नंबर डी 1914 में। तो आपको याद कर लेना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की। आपको याद कर लेना है क्या? 1916 ईस्वी में यहाँ पर पीएचडी की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या ऑप्शन नंबर डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे लेखक की दृष्टि में विडंबना या आलोचना की बात यह है कि जातिवाद के पोषक जो हैं कमी नहीं है, यानी जातिवाद को मानने वाले की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने वाले बहुत है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी धनी हों, ऑप्शन नंबर सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, या ऑप्शन नंबर डी जिनमें सभी स्वस्थ हों। तो लेखक के अनुसार जो आदर्श समाज होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और चारों तरफ भाईचारे की ज़िंदगी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन कहता है लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? यहाँ पे ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ये भी VVI है, इसको भी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो ऑप्शन नंबर ए है अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रथा को, या ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधे की कमी को। तो मैं बता दूं कि लेखक जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जाति प्रथा को माना है। और यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी था, क्वेश्चन उसमें रिवर्स ऐसे था लेखक जाति प्रथा को क्या माना है? तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कारण और प्रमुख कारण, तो इसलिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और जाति प्रथा टिक कर देना है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी सिंपल है, आप देख के हिंट से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सुखदेव। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ऊपर ही बताया था जहाँ कास्ट आ जाए कास्ट, तो वहाँ पर आपको भीमराव अम्बेडकर टिक कर देना है। तो यहाँ पे कास्ट आ गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना है। कौन सा? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा डैश है, लाभदायक या हानिकारक या अनुकूल या इनमें से सभी। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि आर्थिक पहलू, यदि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है या आर्थिक मंदी है तो उससे भी, तो जाति प्रथा क्या है? उससे भी खतरनाक है जाति प्रथा या जाति प्रथा उससे कम है? तो लेखक की दृष्टि में आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक क्या है? जाति प्रथा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। लेखक के अनुसार आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है या कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर सी डुमराव बिहार में, या ऑप्शन नंबर डी दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो आपको महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। महू के मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी है उड़ता भारत, या ऑप्शन नंबर सी होगा बहिष्कृत भारत, या ऑप्शन नंबर डी होगा पुरस्कृत भारत। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, बहिष्कृत भारत। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको बता दूं, सभी को ये पता होगा कि जो आपका यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माता है वो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। और क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ हो सके। तब तक गुड बाय, बाय बाय।